कहानी शुरू होती है मलेशिया में, जहाँ एक छोटा सा टापू है जो दूर से देखने पर एक खोपड़ी जैसा दिखाई देता है। कहा जाता है लगभग 200 साल पहले यहाँ कुछ ग्रामीण लोग रहते थे, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। पूरा गांव अचानक गायब हो गया। किसी ने कहा एक निर्दयी जादूगरनी ने सभी ग्रामीणों को मार डाला, लेकिन आज तक उनके शव नहीं मिले। 200 साल बीत चुके हैं और ये कहानी अब बस एक भूली हुई दास्तान बन गई है। समय के साथ ये किस्सा लोगों की यादों से मिट गया, लेकिन कुछ युवाओं ने इसे चुनौती की तरह लिया। अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उन्होंने इस खोपड़ी जैसे टापू पर एक रात बिताने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे उस जगह कदम रख रहे हैं जहां से लौटना शायद मुमकिन नहीं होगा। जैसे ही वे टापू पर पहुंचे, लिली की नजर एक खूबसूरत सुनहरी पंखों वाले पक्षी पर पड़ी। वह उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे जंगल में चली गई। बाकी सब दोस्त उसकी चिंता में उसके पीछे चल पड़े। धीरे धीरे वे जंगल के और गहरे हिस्से में पहुंच गए। जब वे रुके तो पाया कि वे एक सुनसान वीरान गांव में हैं। चारों तरफ डरावने पुतले लगे थे और गांव के प्रवेश द्वार पर मोटी रस्सी खिंची हुई थी, जैसे किसी ने लोगों को अंदर आने से रोकने के लिए बांधी हो। दूर से देखने पर वो गांव किसी भूतिया जगह जैसा लग रहा था। फिर भी दाओक्सी नाम का एक लड़का सबको हिम्मत दिखाने के लिए आगे बढ़ गया। उसने रस्सी खींच दी और जब कुछ नहीं हुआ तो बाकी सब भी उसके पीछे गांव के अंदर चले गए। लेकिन केली के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि उन्हें यही रात इसी गांव में गुजारनी थी। उन्होंने एक जर्जर सा घर ढूंढा। थोड़ी सफाई करने के बाद उन्होंने वहीं ठहरने का फैसला किया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। थके होने के कारण सब जल्दी ही सो गए, लेकिन आधी रात को दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मार्क की नींद खुली। उसने देखा दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल रहा था, जबकि बाहर जरा सी हवा भी नहीं चल रही थी। डर के मारे मार्क का दिल तेजी से धड़कने लगा। हिम्मत जुटाकर उसने बाहर झांका। जंगल की तरफ से धुआं उठ रहा था। वो हैरान था, लेकिन उसने सोचा शायद जंगल का कोई प्राकृतिक असर होगा। बाकियों को नहीं जगाया, दरवाजा बंद किया और फिर सो गया। उसे नहीं पता था कि असली डर अभी शुरू हुआ है। रात के सन्नाटे में दूर कहीं से एक रोती हुई महिला की आवाज आ रही थी। वो आवाज सिर्फ केली सुन सकती थी। वो घबरा कर उठी और आवाज का पीछा करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, उसका खून जम गया। सभी दोस्त सीधे बैठ गए थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। केली ने उन्हें आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं मिला। थोड़ी देर बाद वे सब फिर से लेट गए, जैसे कुछ हुआ ही न हो। डर से कांपती हुई केली बाहर निकल आई। आवाज अब और तेज होने लगी। वो जंगल की ओर बढ़ी, जहाँ उसने देखा कुछ पुराने जमाने के ग्रामीण एक औरत के चारों ओर खड़े हैं, और वो औरत जमीन पर बैठे एक आदमी को पकड़े रो रही थी। उसका पति मर चुका था। वो बार बार उसका नाम पुकार रही थी, लेकिन कोई उसे नहीं सुन रहा था। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने उस औरत को जबरदस्ती खींच लिया और मुखिया ने उस आदमी के शव को पत्थरों के नीचे दबा दिया और जाने से पहले उनके घर को आग लगा दी। औरत ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। वो बस वहीं जलते हुए घर के सामने जमीन पर बैठी रही, टूटी हुई और अकेली। अंत में वो एक दुष्ट जादूगरनी बन गई। जब केली की आंख खुली, वो फिर से अपने बिस्तर पर थी और सुबह हो चुकी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जैसे पिछली रात जो कुछ भी हुआ वो बस एक सपना था। लेकिन केली के मन में कुछ था, कुछ अजीब, कुछ बहुत डरावना। बाकी दोस्त अब सामान पैक कर रहे थे, क्योंकि तय हुआ था कि वे यहाँ सिर्फ एक रात रुकेंगे। सबने वापसी की तैयारी शुरू की। नाव का इंतजार करते हुए लिली ने यूं ही अपना फोन खोला और फिर उसका चेहरा फीका पड़ गया। फोन की गैलरी में एक अजीब तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में वही सब दोस्त थे जो जमीन पर लेटे हुए थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछली रात सोए थे। लेकिन वो तस्वीर किसने खींची थी? तीनों डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि नींद में किसी ने चोरी छिपे उनकी फोटो कैसे ली। केली ने हिम्मत करके दोनों को अपना सपना बताया। उसके शब्दों में डर साफ झलक रहा था। सबको लगा शायद ये सब कोई संयोग नहीं, बल्कि एक संकेत है। लेकिन ताकि दूसरों में दहशत न फैले, तीनों ने फैसला किया कि वे फिलहाल इस बात को अपने तक ही रखेंगे। वो घंटों किनारे पर इंतजार करते रहे, लेकिन शाम तक भी नाव नहीं आई। असल में उनके कुछ दोस्त जो उन्हें लेने वाले थे, मजाक में नाव देर से भेजने की प्लानिंग कर रहे थे ताकि ये लोग टापू पर एक और रात गुजारें। लेकिन उन्हें क्या पता था, उनकी ये शरारत अब जानलेवा साबित होने वाली थी। इधर गाइड को जब पता चला कि केली और उसके दोस्त अब भी टापू पर फंसे हैं, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फौरन फोन लगाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने एक चेतावनी संदेश भेजा, गांव के खंडहरों के पास मत जाना। मगर दुर्भाग्य से टापू पर सिग्नल नहीं था। संदेश उन तक कभी नहीं पहुंचा। नाव न आने की वजह से उन्हें मजबूरी में फिर से उसी खंडहर गांव लौटना पड़ा। हालांकि केली अब पहले से सतर्क थी। इस बार उसने सबको एक नई जगह पर ठहरने के लिए कहा। रात गहराने लगी। धीरे धीरे सब सो गए, लेकिन आधी रात को दाओक्सी अपनी प्रेमिका के साथ चुपके से बाहर निकल गया। दोनों पास ही कहीं अपने निजी पल बिताने चले गए। मस्ती में उन्होंने कुछ पत्थर गिरा दिए। उन्हीं पत्थरों के नीचे वो कब्र थी जहाँ जादूगरनी का पति दफन था। बिना जाने समझे दाओक्सी ने उसी जगह पर पेशाब कर दी और उसी पल वो जादूगरनी जाग गई। अगले ही पल अंधेरे में से एक साया निकला और दाओक्सी को खींचकर गायब कर दिया। उसकी प्रेमिका माया चीखती हुई भागी। वो सीधी घर पहुंची और सबको बताया कि दाओक्सी गायब हो गया है। सभी तुरंत उसकी
उसकी खोज में निकल पड़े। घंटों तक जंगल छान मारा, लेकिन दाओक्सी का कोई निशान नहीं मिला। थके हारे वे लौटकर पुराने घर पहुंचे ताकि सुबह तक की कोई योजना बना सकें। उधर दाओक्सी ने आंखें खोली तो पाया कि वो एक अंधेरी गुफा में है। उसका शरीर एक पत्थर की पट्टी पर बांधा गया है और सामने खड़ी थी वही जादूगरनी जिसका पति को उसने अपमानित किया था। उसने अपने लंबे नुकीले नाखूनों से दाओक्सी की गर्दन काट दी और उसका खून पीकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। अगले दिन बाकी दोस्तों ने फिर खोज शुरू की। इस बार उन्होंने तय किया कि वे अलग अलग दिशाओं में जाएंगे। औरों घर पर निगरानी के लिए रुका, बाकी जंगल में निकल पड़े, लेकिन दोपहर तक कोई नहीं लौटा। और तभी जब सब वापस लौटे तो पाया कि जो दोस्त निगरानी के लिए रुका था वो भी गायब था। जमीन पर बस खून का एक बड़ा दाग था। अब डर सब पर हावी होने लगा। वे भागकर समुद्र किनारे पहुंचे। उम्मीद थी कि शायद अब नाव आ गई होगी। थोड़ी देर बाद सच में नाव नजर आई। सबकी आंखों में फिर से उम्मीद जगी, लेकिन जैसे ही नाव किनारे से कुछ दूर पहुंची, अचानक वो जोरदार धमाके से फट गई और नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें बैठे सारे लोग समुद्र में समा गए। ये देखकर सब सन्न रह गए। अभी जो उम्मीद थी वो अब एक भयानक निराशा में बदल चुकी थी। केली को अब साफ समझ आ गया था, अगर वे जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें जादूगरनी का सामना करना ही पड़ेगा। वो सब वापस खंडहरों की ओर लौटे। जैसे ही वे पत्थरों के पास पहुंचे, केली को अपना सपना याद आया। उसने कहा कि शायद यहाँ एक कंकाल होगा। सबने वहाँ खुदाई की, बाकियों ने भी मदद की। कुछ देर बाद मिट्टी के नीचे से एक पुराना कंकाल निकला। केली ने कांपते हुए उसकी हड्डियों को छुआ और तभी केली के दिमाग में अचानक एक दृश्य उभरा। उसे समझ आ गया, यही कंकाल उस जादूगरनी के पति का है। वो याद करने लगी। वो महिला एक बाहरी आदमी से प्यार करती थी, लेकिन गांव वालों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। दोनों ने मिलकर भागने की कोशिश की, पर गांव वालों ने उस आदमी को पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। अपने पति की मौत से टूटी हुई उस महिला ने गुस्से और दर्द में पूरे गांव को श्राप दे दिया। वो श्राप इतना भयानक था कि अंत में वो खुद भी एक जादूगरनी बन गई। केली को अब सब समझ आ गया था, अगर इस श्राप को तोड़ना है तो उन्हें वो गुफा ढूंढनी होगी जहाँ उस जादूगरनी ने श्राप दिया था। शायद वहीं उनके लापता दोस्त भी हों। वो सब जंगल में गुफा की तलाश में निकले, लेकिन केली ने ये नहीं देखा कि उनके पीछे एक काला साया धीरे धीरे पेड़ पर चढ़कर गायब हो गया। दूसरी तरफ मार्क पानी भरने झुका तो उसने झरने में एक डरावना चेहरा देखा जो धीरे धीरे उसी की ओर बढ़ रहा था। उन्हें एहसास हुआ जादूगरनी अब उनका पीछा कर रही है। केली ने सबको सावधान रहने को कहा और वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर में वे एक झरने के नीचे पहुंचे। चारों ओर चट्टानें थीं और अंदाजा लगाया कि गुफा शायद इन्हीं के बीच छिपी होगी, लेकिन उनके सामने एक नदी आ गई। उन्हें नदी पार करनी थी। पानी गहरा था पर और कोई रास्ता नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि जादूगरनी अब उसी नदी के नीचे छिपी है, बस सही मौके का इंतजार कर रही है। लिली जब पानी में उतरी तभी जादूगरनी अचानक उस पर हमला कर दिया और सीधे मार्क पर झपटी। उसने पहले मार्क को मारने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि मार्क आसानी से नहीं झुकेगा। उसने जादूगरनी पर पलटवार कर दिया, लेकिन तभी अचानक उसने लिली को पकड़ लिया और उसे पानी के नीचे खींच लिया। मार्क ने पूरी कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लिली गायब हो चुकी थी। उनकी आंखों के सामने एक और दोस्त मौत के हवाले हो गया। अब सबके दिल में डर बैठ गया था। माया तो पीछे हटना चाहती थी, लेकिन केली ने कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो एक एक करके हम सबको खत्म कर देगी। उन्होंने ठान लिया, अब वे भागेंगे नहीं, लड़ेंगे। रात हो चुकी थी। सब अपने अपने तंबुओं में थे। अचानक माया के तंबू से तेज चीख सुनाई दी और एक सन्नाटा सा छा गया। केली ने हिम्मत दिखाते हुए तंबू का पर्दा उठाया, लेकिन अंदर माया नहीं थी। दूर देखा, जादूगरनी माया को उठाकर गुफा की ओर ले जा रही थी। जब माया को होश आया, वो गुफा में थी और अगले ही पल जादूगरनी ने उसका गला काट दिया। थोड़ी देर बाद केली और बाकी लोग गुफा तक पहुंचे, जहां उन्होंने देखा माया का शव पड़ा था। गुस्से से भरे मार्क और उसके दोस्त ने जादूगरनी पर धावा बोल दिया। मार्क ने एक लकड़ी का भाला उसके सीने में घोंप दिया। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसने लड़ाई जीत ली हो, लेकिन जादूगरनी का घाव पल भर में भर गया। पर वे दोनों उसका सामना नहीं कर पाए और जल्दी ही वे मुसीबत में आ गए। जब जादूगरनी मार्क का गला दबाने ही वाली थी, तभी केली की नजर एक पुराने लकड़ी के बक्से पर पड़ी। उसमें एक गुड़िया रखी थी। जैसे ही उसने गुड़िया उठाई, जादूगरनी ने मार्क को छोड़ दिया और सीधा केली की तरफ झपटी। वो गुड़िया उसकी कमजोरी थी, वो उसके बच्चे का आखिरी तोहफा थी। जब मार्क और उसके दोस्त देखा कि जादूगरनी केली का पीछा कर रही, तो तुरंत उसे रोकने के लिए सामने आए। जादूगरनी क्रोधित होकर उसके दोस्त का पेट चीर दिया। मदद करने गया, मार्क का भी उसने गला काट दिया। दोनों जादूगरनी के हाथों मारे गए। केली किसी तरह वहां से भाग निकली और दौड़ते दौड़ते उस पुराने जर्जर घर पहुंची जहां कभी जादूगरनी और उसका पति रहते थे। जादूगरनी गुस्से से कांपती हुई वहां पहुंची। उसने केली को पकड़ लिया और वो उसे मारने ही वाली थी कि केली ने जादूगरनी के पति के शब्दों की नकल की। वो शब्द सुनकर क्रोधित जादूगरनी धीरे धीरे संयम में आ गई और फिर से इंसान बन गई। केली के समझाने पर जादूगरनी ने अपना गुस्सा छोड़ दिया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से केली को झील में धकेल दिया। गुड़िया को सीने से लगाते ही वो और उसकी आत्मा धुएं में बदलकर हवा में उड़ गई। केली पानी में गिर गई और समंदर की गहराई में जाने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब उसने आंखें खोली तो देखा उसके सभी दोस्त जिंदा थे। वो फिर से उसी पल में लौट आई थी जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था।